हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 जनवरी। लेकिन आज हम पिछले 3 दिन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, समय तो कुम्हार है, हमें उसी के पहिए पर खुद को ढालना है। यानी कि हमें समय के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि समय हमारे लिए रुकेगा, हमारा वेट करेगा। इसलिए समय के साथ साथ खुद को आप बेहतर बनाते रहिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। आप अगर किसी को भी अपना आइडल मांगते होंगे या फिर किसी को देख करके अगर आप इंस्पायर होते हैं तो उनके पास भी आपके जैसा ही सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा है। लेकिन उस 24 घंटे को वो बहुत ही अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन के साथ, रूटीन से और प्रॉपर माइंडसेट के साथ उसको फॉलो करते हैं और आज आपके वो इंस्पिरेशन बने हुए हैं। तो अगर आपको भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना है तो आपको भी डिसिप्लिन, रूटीन और प्रॉपर माइंडसेट के साथ अपने काम को करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिर्फ अपने समय को व्यतीत करोगे फालतू जगहों पे। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, समय को समय दीजिए। इसलिए समय ऐसा समय लाएगा कि आपका समय बदल जाएगा। यानी कि जो टाइम का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में। तो कभी भी कहीं भी वेस्ट मत करिए अपने टाइम को। हमेशा अपना टाइम वहीं पे लगाइए जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जहाँ से आपको कोई प्रोडक्टिव चीज़ मिल रहा है। यानी कि जहाँ पे आपको फालतू चीज़ सीखने को मिल रहा है, कुछ भी आप नया नहीं सीख रहे हो, तो उस जगह पे उस चीज़ को आप करना कम कर दीजिए। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समय का, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है कि 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कहाँ की बात हो रही है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये प्रॉब्लम है बी, इथोपिया में। कहाँ पे है? इथोपिया में। ये इथोपिया देश कहाँ पे है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए इसके बारे में यूनिसेफ ने बताया है कि 90 लाख बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। और ये किसके द्वारा बताया गया है? यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है, नवीनतम इथोपिया मानवीय स्थिति रिपोर्ट, इसके द्वारा बताया गया है ये। अगर बात करें सिर्फ इथोपिया ही नहीं, OCHA ने अनुमान लगाया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहाँ पे मानवीय संकट से निपटने के लिए 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए की आवश्यकता है। यानी कि इतने रुपए की आवश्यकता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मानवीय संकट से निपटने के लिए। तो ये किस एरिया की बात हो रही है अफ्रीका में? देख लीजिए यहाँ पे। अभी हमने देखा है कि 90 लाख बच्चे कहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं? इथोपिया में, जो कि यहाँ पे ये रेड कलर में बना हुआ है ये देश। ओके, यह एक भूमि से घिरा हुआ देश है। कहाँ पे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसी के साथ ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थलरुद्ध देश है। ओके, इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और इसकी मुद्रा है बिर। तो ये तो हो गया इथोपिया के बारे में। अभी हमने देखा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी मानवीय जो स्थिति है वो खराब है। यहाँ पे 9.8 अमेरिकी बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। तो वो जो एरिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो अफ्रीका में जो ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ एरिया है, जिसको हम लोग अफ्रीका का सिंह मानते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो उसमें कौन कौन सा देश शामिल है? ऊपर देखिए यहाँ पे इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है और इथोपिया है। ये 4 देश मिलकर के बनाते हैं अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथोपिया देश अभी चर्चा में बना हुआ है। तो इसके मैप से भी हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ओगाडेन डिजर्ट किस देश में है, दानाकिल डिजर्ट किस देश में है? तो ये दोनों इथोपिया में स्थित है। और लेक ताना ये किस देश में स्थित है? बार बार पूछता है। तो ये इथोपिया में है। और 2 फेमस नेशनल पार्क है यहाँ पे, ओमा नेशनल पार्क और गाम्बेला नेशनल पार्क। तो ये सब बात हो रही है इथोपिया देश की। यहाँ से मैप से कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये चर्चा में बना हुआ है। अभी हमने देखा है कि यहाँ के बारे में बताया है यूनिसेफ ने। तो देख लीजिए यूनिसेफ के भी बारे में। ये रहा यूनिसेफ। इसका जो मेन वजह है ये क्यों बनाया गया था, यह आरंभिक उद्देश्य इसका यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। ओके, तो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के जो बच्चे थे उनको खाना खिलाना, उनका जो स्वास्थ्य है उसका देखभाल करना, ये इसका मेन मोटो था यूनिसेफ का। ओके, स्थापना हुआ था 1946 में और 1953 में इसको UN के द्वारा मान्यता दी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंट टाइम में वो है न्यूयॉर्क देश में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसकी बैठक है ये? द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं नंबर की। तो बताइए कि इसकी अध्यक्षता किसने की है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है।
तो ये किया गया है ए अमित शाह जी के द्वारा। देखिए इनके बारे में डिटेल में। आईडीए की 7वीं बैठक कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। अध्यक्षता किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। बैठक में और भी लोग शामिल हुए थे, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? श्री DK जोशी जी, ये भी यहाँ पे थे। लक्षद्वीप के प्रशासक जो है श्री प्रफुल्ल पटेल जी और केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, ये सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। यहाँ पे जो मेन मोटो रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है यहाँ पे विकास कार्य किया जाए, उसका समीक्षा हुआ है यहाँ पे। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी बात किया गया है। तो यहाँ पे बात हो रहा है आईडीए की मीटिंग का। तो इसके बारे में देख लीजिए कि आईडीए ये है क्या, कब बनाया गया था। इसका नाम है द्वीप विकास एजेंसी। बना था ये 2017 में और ये आता है गृह मंत्रालय के अंडर में। अगर बात करें, इसका मेन मोटो है कि द्वीपों के समग्र विकास पर ध्यान देना, यानी कि जो भी हमारे देश के आइलैंड हैं उनको हम कैसे डेवलपमेंट उसका कर सकते हैं और उनको कैसे हम बचा सकते हैं, इस पर सारा ध्यान होता है इसका। इसके जो अध्यक्ष हैं द्वीप विकास एजेंसी के, वो हमारे देश के गृह मंत्री होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीधे पूछ सकता है ये। और इसका जो काम है उसको आगे बढ़ाने का काम है किसका? नीति आयोग का। बात हो रहा है भारत के आइलैंड के बारे में। तो देख लीजिए कि भारत में कौन कौन से आइलैंड है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा आइलैंड कहाँ पे है, तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 562 लगभग आइलैंड है। और दूसरे नंबर पे है लक्षद्वीप, जहाँ पे 36 आइलैंड है। तो ये हो गया बड़े नंबर वाली। और अगर छोटे और बड़े सबकी बात करें तो ये देखिए माजुली आइलैंड, ये कहाँ पे है? असम में है। न्यू मूर है यहाँ पे है अब्दुल कलाम आइलैंड, और यहाँ पे है कोको आइलैंड जस्ट ऊपर अंडमान के। और ये हो गया अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे हो गया श्रीहरिकोटा आइलैंड, और यहाँ पे हो गया कच्ची चित्तू आइलैंड, और ये हो गया पंबन आइलैंड। ये हो गया लक्षद्वीप आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड और अलियाबेट आइलैंड। ये हो गया भारत के महत्वपूर्ण द्वीप। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया है। वे भारत के किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के शिल्पकार थे? यानी कि डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम भारत के कौन से मिशन के हिस्सा रहे हैं? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये रहे हैं हिस्सा बी, स्माइलिंग बुद्धा। ये कौन सा मिशन है देखिए इनके बारे में डिटेल में। देश के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जो प्रमुख योगदान है वो हमारे देश के परमाणु बम बनाने में है, जो कि 1974 के पोखरण, जो कि राजस्थान में है, टेस्ट में इनका अहम योगदान रहा है। और 1998 में जो पोखरण में दोबारा टेस्ट हुआ था, इसमें इन्होंने साइंटिस्ट की टीम को लीड किया था। और ये जो पोखरण हुआ था 18 मई 1974 को, उसको हम लोग नाम दिए हैं स्माइलिंग बुद्धा। इसके द्वारा भारत के पहले सफल परमाणु हथियार परीक्षण का नाम दिया गया था। तो ये इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया गया था। यानी कि ये जो परीक्षण हुआ था ये बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। इस परीक्षण के बाद भारत जो है परमाणु परीक्षण करने वाला दुनिया का 6वें नंबर का देश बन गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से नंबर का देश बना था, तो ये बना था 6वें नंबर का। ये हो गया इनके बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो किसकी बात हो रही है? प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर। ये है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पहली बार 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ओके, और ये 3 दिनों तक चलने वाला है, जो कि शुरू होगा 9 जनवरी से। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में जो उद्घाटन करेंगे वो कौन करेंगे? पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी। इस बार का इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। राज्य सरकार ने इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों से करीब 3500 प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जो प्रवासी जो हमारे देश से बाहर जाकर के विदेशों में रह रहे हैं, उनका ये एक मिलन का कार्यक्रम है। ओके, लेकिन इसका आयोजन 9 जनवरी को ही क्यों होता है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए जानना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसके बारे में डिटेल में। प्रवासी भारतीय जो दिवस है यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये कब से शुरू हुआ है? 2003 से। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत
वापस आए थे, तो इसीलिए इस याद में इसको मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। लेकिन ये 2015 तक वार्षिक रूप में मनाया जाता था, यानी कि हर साल। बट 2015 के बाद से इसे द्विवार्षिक रूप में मनाया जाता है, यानी कि हर दूसरे साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है प्रवासी भारतीय समुदाय को अपने पूर्वजों की भूमि से जोड़ना और उनके बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। तो ये फ़ायदा है इस दिवस का। ओके, आपको यहाँ पे एक उत्तर बताना है। आपने देखा कि 9 जनवरी को 1915 में गांधी जी वापस आए थे, तो आपको कमेंट करके बताना है कि उनका सबसे पहला यहाँ पे जो आंदोलन था वो कौन सा था। गांधी जी का भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था और वो किस ईयर में था, आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में किसका बीज अंकुरित किया है, यानी कि भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में कुछ उगाया है, तो वो कौन सा बीज है आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये है दोस्तों बी, लोबिया। क्या है, लोबिया है। देखिए इसके बारे में डिटेल में, ये रहा यहाँ पे लीबिया बीज, जो कि यहाँ पे अंतरिक्ष में उगाया जा रहा है। ये कौन से मिशन के थ्रू उगाया जा रहा है ये भी देख लीजिए। हाल ही में इसरो ने स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। इस मिशन का उद्देश्य है कि 2 अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना, यानी कि डॉकिंग करना। इससे फायदा क्या होगा कि जब 2 ऐसे उपकरण हम लोग आसमान में अंतरिक्ष में जब जोड़ेंगे, तो आने वाले समय में हम क्या बना पाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन। यानी कि अगर आपको अंतरिक्ष में स्टेशन बनाना है, तो आपके पास ये कला होना चाहिए कि आप ऊपर ही 2 यानों को आपस में जोड़ सको, ताकि जोड़ करके एक अंतरिक्ष स्टेशन आप बना पाओ। तो इसलिए स्पेसएक्स मिशन छोड़ा गया है इसरो के द्वारा। बात हो रहा है इसरो का, तो इसरो ने कहा है कि उसने पहली बार अंतरिक्ष में जीवन अंकुरित करने में सफलता पाई है, जो कि यहाँ पे हमने ये देखा है। ओके, मिशन के तहत इसरो ने लोबिया के बीज भी भेजे थे, यानी कि इस मिशन में हमने लोबिया के बीज भेजे थे, जो कि यहाँ पे उगना धीरे धीरे शुरू हो गया है। इन बीजों को महज 4 दिन के अंदर अंकुरित करने में सफलता मिली है। इसरो ने कहा है कि जल्द ही इस पौधे में पत्तियां आने की उम्मीद है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा एक सफलता है इसरो का। ओके, बात हो रहा है इसरो के बारे में, तो देख लीजिए कि इसरो जो है यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका काम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जरूरतों के लिए करना है। ये इसका यहाँ पे लोगो है। स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, यानी कि कर्नाटक राज्य में है। इसके द्वारा सबसे जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था वो था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, आज का जो रूस है उसको पहले बोलते थे सोवियत संघ, इसके रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नाम है आर्यभट्ट। तो ये हो गया इसरो के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, यानी कि जो वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसको हरित सकल घरेलू उत्पाद से सबसे पहली बार कौन सा राज्य जोड़ा है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जोड़ा गया है ए, छत्तीसगढ़ के द्वारा। कौन जोड़ा है, छत्तीसगढ़। देखिए इसके बारे में डिटेल में। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की अग्रणी पहल शुरू की है। तो कौन शुरू किया है, छत्तीसगढ़। इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक तरक्की के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, यानी कि हमारा पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहेगा और हम तरक्की भी कर पाएंगे। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसी राष्ट्रीय उद्यानों के साथ छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। तो ये फायदा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में करने का। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, इंद्रावती चर्चा में है, तो ये सब कहाँ पे है, ये सब छत्तीसगढ़ में है। कुछ भी हमारे एग्जाम में सीधे सिंगल क्वेश्चन बन करके आ सकता है। तो ये सब कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। तो कौन सा मेला है ये, अपनी सेना को जानो। तो ये मेला कहाँ पे शुरू हुआ है आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये हुआ है हैदराबाद में। बी, कौन सा,
अपनी सेना को जानो मेला। देखिए इसके बारे में डिटेल में। अपनी सेना को जानो मेला हैदराबाद में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है नागरिकों खास करके युवाओं को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। ये इसका मेन मोटो है। यह कार्यक्रम सशस्त्र बलों और जनता के बीच एक सेतु का काम भी करेगा, यानी कि ये अच्छा बात है कि दो लोगों को ये जोड़ेगा, सेना को और आम जनता को। 3 दिन का कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन किया गया था राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा जी के द्वारा। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है सेना के बारे में, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आर्मी डे ये कब मनाया जाता है, यानी कि जो सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा संस्थानों में रील और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है, यानी कि किस राज्य के अब शिक्षा संस्थानों में कोई भी रील और वीडियो नहीं बनेगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये डिसीजन लिया गया है बी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा संस्थानों में गैर शैक्षणिक वीडियो और रील बनाने पर रोक लगा दी है, यानी कि ऐसे वीडियो ऐसे रील जो शिक्षा से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, वैसे रील और वीडियो बनाना बंद है यहाँ पे। इसका उद्देश्य ये है कि ध्यान भटकाने वाली जो भी गतिविधियाँ होती हैं उन पर लगाम लगाया जाए और शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं उन पर फोकस बढ़ाया जाए। ये मेन मोटो है इस राज्य का कि हमें जो भी ये सोशल मीडिया जो डिस्ट्रैक्ट करती है उससे हमें बच्चों को बचाना है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। कहाँ पे लिया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, पे अगला क्या है, हाल ही में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो ये 8वें नंबर का है कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो बताइए कि कहाँ पे शुरू हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये शुरू हुआ है बी, नैनीताल में। कहाँ पे? नैनीताल में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। सरोवर नगरी नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि युवा और नए फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करना। इसमें देश भर की 36 फिल्में प्रदर्शित की गई हैं और ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है। और सिर्फ इसमें अपने भारत की नहीं 70 से अधिक देशों ने भी अपनी फिल्में भेजी हैं। ओके, महोत्सव में फिल्म प्रदर्शन के साथ साथ पुस्तक विमोचन, खुली चर्चाएं और पैनल चर्चाएं भी की गई। तो ये कहाँ पे हुआ है? नैनीताल में। और नैनीताल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। और नैनीताल के पास में ही एक और ताल है जिसका नाम है सरिता ताल। कौन सा? सरिता ताल। और जो नैनीताल हम बात कर रहे हैं ये एक नेशनल पार्क से संबंधित है, उसी से ये लगा हुआ है। कौन सा नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। क्या आपको पता है कि जिम कॉर्बेट ये अपने भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क बना था, यानी कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसको 8 अगस्त 1936 को भारत का पहला नेशनल पार्क घोषित किया गया था। स्टार्टिंग में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली। उसके बाद फिर इसका नाम दूसरा पड़ा, क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। और फाइनली इसका आज नाम है जिम कॉर्बेट, यानी कि पुराना नाम हेली और रामगंगा था और अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 8 अगस्त 1936 को भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बना था। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत में पहली बार तटीय और वैडर पक्षियों की जनगणना कहाँ शुरू हुई है। तो ये जो तटीय और वैडर पक्षियों की जनगणना है ये भारत में पहली बार कहाँ पे हुई है ये बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये हुआ है बी, गुजरात में। देखिए इनके बारे में डिटेल में। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना जामनगर गुजरात में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जा रही है। तो कहाँ पे हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। अगर बात करें जल पक्षी का, तो ये वे पक्षी हैं जिनके पैर लंबे होते हैं, लंबी गर्दन होती है, लंबे चोंच होती हैं और यह उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेढक आदि पर ये जीवित रहते हैं, यानी कि उनको ये खाते हैं, जैसे कि क्रेन, सारस, सुबिल, आइबिस, बगुला और फ्लेमिंगो वेंडर। ये सब क्या है? उदाहरण है तटीय पक्षी के। ओके, और ये अगर बात हो रहा है कि कहाँ पे इसका हो रहा है गणना, समुद्र राष्ट्रीय उद्यान और समुद्र अभयारण्य में, तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये जामनगर जिले में उत्तरी तट और कच्छ के दक्षिण में स्थित है और यह 42 उष्णकटिबंधीय द्वीपों को मिला करके बना हुआ है। यह भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो क्रमशः 1980 और 1982 में कच्छ की खाड़ी में बनाया गया था। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। आपको ध्यान देना है कि ये 42 उष्णकटिबंधीय द्वीपों को मिला करके बनाया गया है। तो यहीं पे हो रहा है भारत का पहला तटीय और जल पक्षी गणना। ओके,
चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है उसका क्या नाम दिया गया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हो रहा है ये भी आपको जानना जरूरी है। इसमें जो मसाल लगाया गया है उसका एक नाम रखा गया है, तो वो नाम क्या है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, उसका नाम रखा गया है डी तेजस्विनी। क्या नाम रखा गया है, तेजस्विनी। देखिए इसके बारे में डिटेल में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेज़बानी है वो पहली बार उत्तराखंड के द्वारा की जा रही है और इसमें जो मसाल जलाया गया है उसका नाम रखा गया है तेजस्विनी। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि समुदायों को राष्ट्रीय खेलों से जोड़ा जाए और उनकी भागीदारी और उत्साह को बढ़ाया जाए। तो ये फ़ायदा है इस मसाल का। ये जो खेल है ये शुरू होगा 28 जनवरी को और ये चलेगा 14 फरवरी तक। कहाँ पे होने वाला है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में। ओके, तो ये रहा 38वें राष्ट्रीय खेल के भी बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था। तो अभी हाल ही में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी। तो ये कहाँ पे हुआ है आपको बताना है। सामने ऑप्शन है, ये किया गया है ए गुजरात में। कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे हुआ है, गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट पर। और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो किया गया है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा और यह चलेगा 22 जनवरी तक। ओके, 2013 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी यहीं पे साबरमती रिवर फ्रंट पर ही। इस प्रदर्शनी का जो स्वरूप है अब काफ़ी विस्तृत हो चुका है, यानी कि अब ये बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन किया जाता है यहाँ पे। ओके, बात हो रहा है पुष्प का, फूल प्रदर्शनी का। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे एग्जाम में आ सकता है कि जो फूलों की खेती होती है, फूलों की खेती उसको क्या कहते हैं, फूलों की खेती। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। और अगर बात करें वहीं पे कि फूलों का जो अध्ययन होता है, फूलों का अध्ययन उसको क्या बोलते हैं। ये सब हमारे एग्जाम में बार बार आता है इसलिए बताया जा रहा है। इसको बोलते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। और अगर बात करें भारत में फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हाँ, हम आपको इतना हिंट दे रहे हैं कि ये वहीं पे स्थित है जहाँ पे नंदा देवी अभ्यारण्य है। तो ये आपके लिए हिंट है कि ये नंदा देवी अभ्यारण्य के जस्ट पास में ही स्थित है फूलों की घाटी। ओके, तो बताइएगा आप कमेंट करके कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो बताइए कि मृदा प्रदूषण से बचने के लिए बैक्टीरिया किसने बनाया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये बनाया गया है ए IIT मुंबई के द्वारा। देखिए इसके बारे में डिटेल में। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। और ये जो बैक्टीरिया है यह प्रजातियाँ जो है मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार करते हुए रासायनिक जो कीटनाशक पर हमारी निर्भरता है उसको कम कर देगी। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, बात हो रहा है मिट्टियों के बारे में। तो देख लीजिए मैप में फटाफट से कि भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, इसका मैप। आप मैप में देखिए कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जा रही है। तो ये पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे है, जलोढ़ मिट्टी ये सब एरिया कवर करती है, काली मिट्टी यहाँ पे और थोड़ा सा गुजरात में पाया जाता है, और ये लाल मिट्टी इस एरिया में पूरा पाया जाता है। और ये जो यहाँ पे है ये और ये कौन सी मिट्टी है, ये है लेटेराइट मिट्टी। ओके, और यहाँ पे ये थोड़ा सा जलोढ़ मृदा यहाँ पे भी है। तो ये हो गया भारत में मिट्टियों के बारे में। आप इसको आराम से देख लीजिए, कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। और नो डाउट यहाँ पे है मरुस्थलीय मिट्टी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ हुआ है। ये भारत का पहला है जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। तो बताइए कि कहाँ पे शुरू हुआ है। पहला है भारत का इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये शुरू हुआ है सिक्किम में, डी। कहाँ पे, सिक्किम में शुरू हुआ है। देखिए इसके बारे में। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, राजीव रंजन सिंह जी। इन्होंने सिक्किम के सोलंग जिले में देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, मछली का जो पालन होगा वो
पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ होगा और रसायन मुक्त पालन होगा। तो ये फायदा है इसका। बात करें मछलियों को जो पाला जाता है उसको हम लोग नाम दिए हैं नीली क्रांति, यानी कि मत्स्य पालन के लिए हम लोग यूज करते हैं नीली क्रांति। ओके, तो कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है सिक्किम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये दिल्ली में बना है गांधी दर्शन आर्ट गैलरी। तो बताइए कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसका उद्घाटन किए हैं सी ओम बिरला जी। जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, ये राजघाट नई दिल्ली में स्थित 36 एकड़ में फैले गांधी दर्शन परिसर में नव विकसित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किए हैं। ओके, दर्शन जो आर्ट गैलरी है आज के युवाओं को गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में जानकारी देगी। यहाँ आज़ादी के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किए गए योगदान और बलिदान पर भी प्रकाश डाला गया है, यानी कि यहाँ पे गांधी जी के बारे में आप बहुत अच्छे से जान सकते हो। तो ये कहाँ पे बना है? नई दिल्ली में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? यानी कि जो बेमौसम बारिश होता है उसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। किस राज्य में? सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये हुआ है ए, उड़ीसा में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी ने हाल ही में राज्य में हुई बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। क्यों? क्योंकि बारिश के कारण 10 किसानों की जो फसलें नष्ट हो गई थी उसकी वजह से वो किसान क्या किए हैं? आत्महत्या कर लिए हैं। इसलिए इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करना पड़ा है। कहाँ पे? उड़ीसा में। यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी जी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो 2025 का नाम रखा गया है सुधारों का वर्ष। किस मंत्रालय के द्वारा आपको बताना है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये किया गया है बी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। देखिए इसके बारे में डिटेल में। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को घोषित किया है सुधारों का वर्ष। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उसके सामने 3 लक्ष्य हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कि सेना का जो तीनों अंग है उनके बीच में तालमेल बढ़ाया जाए, इसके लिए एकीकृत सैन्य कमान स्थापित किया जाएगा। तो ये पहला लक्ष्य है। दूसरा है साइबर, अंतरिक्ष, एआई जैसी उभरती तकनीकों पर ध्यान दिया जाए। और तीसरा है रक्षा उत्पादों को दुनिया भर में निर्यातक देश बनाने पर जोर दिया जाएगा भारत को। तो ये 3 लक्ष्य है रक्षा मंत्रालय का, इसीलिए 2025 को घोषित किया है ये सुधारों का वर्ष। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है ब्रिक्स समूहों का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? यानी कि जो ब्रिक्स है उसके 10वें नंबर का कंप्लीट मेंबर कौन सा देश बना है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है। कंप्लीट मेंबर 10वें नंबर का बना है इंडोनेशिया, डी। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। यानी कि अब अगर आपके एग्जाम में पूछे कि ब्रिक्स में कितने देश हैं तो वो है टोटल 10 देश। अगर इसके बारे में बात करें बेसिक जानकारी, तो इसका स्थापना हुआ था 16 जून 2009 को। उस समय इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे, इसलिए इसका नाम था ब्रिक। आगे चल करके सितंबर 2010 में इसमें शामिल होता है दक्षिण अफ्रीका और इसका नाम आज का ब्रिक्स पड़ जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चीन के शंघाई में। और आगे चल करके 1 जनवरी 2024 को इसमें 4 और नए देश शामिल होते हैं, ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई। तो टोटल हो जाते हैं 9 देश। और अब हाल ही में ऐड हुआ है कौन सा? इंडोनेशिया। तो अब हो गए इसमें 10 देश। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके समिट का, तो 2024 में जो इसका 16वें नंबर का मीटिंग था, 16वें नंबर का, वो कहाँ पे हुआ था? कजान शहर में। कजान कहाँ पे है? ये है रूस में। अगर बात करें 2025 में जो आने वाला इसका 17वें नंबर का मीटिंग है, ये कौन से देश में होने वाला है? तो ये होने वाला है ब्राज़ील में। ब्राज़ील के रियो दी जनेरियो शहर में होने वाला है ब्रिक्स का 17वें नंबर का 2025 में सम्मेलन। ओके, तो ये हो गया ब्रिक्स के बारे में सब कुछ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके आप अपना रिव्यू बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।